नमस्कार, वेलकम टू इंटू थाई न्यूज चैनल। मनोज जी, वेलकम टू बैंकॉक थैंक यू। एंड नमस्ते थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बैंकॉक। आपका ये पहला शो रहा यहाँ पे बैंकॉक जी। में, और कल ऑडियंस रोई, हंसी, अपनी मिट्टी की याद करी, और सारे इमोशंस के थ्रू द ऑडियंस वेंट थ्रू। और जब तक लेखक खुद अपना इस तरीके का एक्सपीरियंस खुद से जब महसूस नहीं करता, तब तक वो उसको शब्दों में ढाल नहीं सकता। तो आपको कल कैसा लगा और आपकी यात्रा के बारे में हमें बताएं। मुझे जो महसूस हुआ वो एग्जैक्टली जो ऑडियंस ने फील किया वही रेसिप्रोकेट होकर मुझ तक आया। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं स्टेज पे तो आपके पास एक ही पैमाना है, एक ही पैरामीटर है अच्छा या बुरा लगने का। वो ये है कि जनता कितना इन्वॉल्व है आपके साथ जी। और मैं पहली बार यहाँ थाईलैंड में और इतने एक बड़े डायस्पोरा के सामने बोल रहा था, तो एक ज़रा सी घबराहट तो थी कि पता नहीं करेक्ट हो कि ना हो, और ये हमेशा होती है जी। ऐसा नहीं है कि शायद कभी कभी मैं अपनी टीम से बात करता हूँ कि सैकड़ों बार मंच पे जा चुका हूँ, लेकिन हर मंच पे ये लगता है कि पता नहीं इस बार कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी। तो जिस तरह से लोगों ने कनेक्ट किया, जब हमने बात की, प्यार की, तो लोग एकदम रोमांटिक माहौल में नज़र आए, डिमलिट से माहौल में, वैसे मूड में। फिर जब हम मातृभूमि पे गए, जब हमने उनको उनके गांव की गलियों की, उनके वतन की याद दिलाई, तो आंसू नज़र आए। जब माँ की बात हुई तो मुझे लगता है उतना एक थोड़ी देर के लिए ही सही, 10-15 मिनट के लिए सही, पीपल रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ देयर मदर्स इन देयर लाइव्स ऑल द मोर। ऐसा नहीं कि नहीं रियलाइज करते, पर थोड़ा ज़्यादा महसूस किया। फिर जो हमारा शो स्टॉपर था तेरी मिट्टी, जो हमारा हाई पॉइंट था कल के शो का, वो तेरी मिट्टी के साथ जो माहौल बना वो देखने लायक था। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत, हम सबको भी बहुत मजा आया, और ये कि एक यादगार इवेंट, एक यादगार इवनिंग बन के रह गया। इसके बाद हमको मैचअप करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मनोज जी, मुझे बताइए, मनोज मुंतशिर का बचपन कैसा था? कहाँ के? मनोज मुंतशिर का बचपन मनोज शुक्ला का बचपन था जी। और वैसा ही बचपन था जैसे किसी भी बच्चे का होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बहुत स्पेशल था, तो वो स्पेशल एक ही चीज़ थी, और वो थी मेरी माँ। हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे, गौरीगंज, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा, आज भी, अब तो खैर वो शहर हो गया है, लेकिन तब तो एकदम ही गांव हुआ करता था। तो उस गांव में मुझे याद है कि ना हमारे पास कोई, उस ज़माने में ना टीवी का एक्सेस था, ना टेलीफोन का एक्सेस था। जो कम्युनिकेशंस हैं वो किसी तरह के बाहर की दुनिया से थे नहीं। सिनेमा हॉल, अगर हमें कभी फिल्म देखनी हो तो हमें लखनऊ जाना पड़ता था गौरीगंज से। Really? जो कि हम साल में एक आध बार जा पाते थे। तो एक ऐसे कट ऑफ, ऐसे अलूफ माहौल में मेरी माँ के साथ एक चीज़ थी कि पता नहीं क्या था, उन्होंने कोई रात ऐसी नहीं गुजारी है जब मुझे सुलाने से पहले मुझे किसी एक ग्रेट आदमी की कहानी ना सुनाई हो। अरे वाह। हमेशा से जीवनी तरीके से, एक जहाँ कुछ ना कुछ बातें सुनाई। कभी विवेकानंद के बारे में बात की, कभी गांधी जी के बारे में बात की, कभी सावरकर के बारे में बात की। तो ये सब नाम जो थे ना, ये मैं बचपन से सुनने लगा था, मेरे कानों में पड़ने लगे थे। मेरे लिए कभी एलियंस नहीं रहे कि ये कौन है, ऐसा कभी नहीं रहा। और ये वो टाइम था जब 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता पहली बार, और पहली बार एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे इंडिया को एक पहचान मिली। वो 83 का वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इसलिए भी था क्योंकि एक गूंज हुई, एक इको हुआ, एक रिपल आया कि कोई तो देश है जो थोड़े दिनों पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं थी इंडिया की, वो ब्रिटिश कॉलोनी से अचानक हटके इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हमने वर्ल्ड कप उठाया। तो उस माहौल में मैं बड़ा हो रहा था। तो जब वर्ल्ड कप जीता गया तो मेरी उम्र रही होगी 7 साल। तो मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया कि कपिल देव ने विश्व कप जीत लिया। मुझे आज भी बात याद है। तो जब भी बड़े बड़े नाम सुनता तो मुझे लगता है ये कौन सी मिट्टी के बने लोग हैं, आज इनकी बात क्यों पूरी दुनिया में हो रही है, और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बात भी पूरी दुनिया में हो। तो एक समझ में आ गई थी बात बचपन में ही कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। और ये विश्वास भी था मुझे कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बगैर किसी सुपर पावर के आया हो। क्योंकि गलतियां ह्यूमंस करते हैं, गलतियां ईश्वर नहीं करता, गलतियां कुदरत नहीं करती, प्रकृति गलती नहीं करती, उसने कोई डिफेक्टिव पीस बनाया ही नहीं है। तो आप हो, मैं हूं, वो अमिताभ बच्चन हो, वो कपिल देव हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जी, इन सब में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपनी खूबी पहचानी, अपना पावर, अपना पोटेंशियल पहचाना कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है। आप सोचें, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खेल रहे होते तो शायद सचिन तेंदुलकर ना होते। बिल्कुल।
अमिताभ बच्चन अगर एक्टिंग ना करके क्रिकेट खेल रहे होते तो वो अमिताभ बच्चन ना होते। सही बात है। तो ये पकड़ा, ये जो इंट्रोस्पेक्शन था, तो जब मेरे अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ कि मनोज ऐसा क्या है जो तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो, ऐसा क्या है जो डिस्टिंग्विश है तुम्हारे अंदर, तो वो मुझे एक ही चीज नजर आई कि शब्द मेरा साथ देते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनका जगलर हूं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से बरत सकता हूं, लेकिन हाँ मेरी एक एफिनिटी है, मेरी जान पहचान है शब्दों से, वो मेरी बात सुनते हैं। तो जो कुछ करना है शब्दों की दुनिया में करना है, ये बहुत पहले तय हो गया था। अच्छा, बचपन में आपको ये हो गया था कि मुझे लेखक बनना है? अगर मैं आपसे बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगी, लेकिन मैं बमुश्किल 7 या 8 साल का रहा हूँगा जब मैंने पहली बार दीवाने गालिब पढ़ा था। वाओ, वाओ। तो उतनी छोटी सी उम्र में मैं गालिब से इंट्रोड्यूस हो गया। पर उर्दू आपको नहीं, वो देवनागरी में थी। और ये भी अच्छी चीज़ है कि ये जो किताबें, जो हमारे बहुत सारे प्रकाशक ये मेहनत करते हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स, कि भाई जो उर्दू के शायरों के कलाम हैं जो कि अरबिक में ही अवेलेबल हैं या उर्दू की रस्मुल खत में अवेलेबल हैं, उसको देवनागरी में कैसे अवेलेबल कराएं। बिल्कुल। और अब तो रोमन में भी आ रहा है। जी जी जी। मैंने अभी कैफे साहब की किताब इंग्लिश में पढ़ी, मतलब रोमन लिपि में। हाँ हाँ हाँ। तो अब लोग इसको बुरा भी कहते हैं कि भाई आपने एक लैंग्वेज को दूसरी लिपि में कैसे लिख दिया। मैं मानता हूँ ये विंडोज खुलनी बहुत जरूरी है ताकि रीच बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, जहाँ संस्कृत का माहौल था, जहाँ हिंदी का माहौल था, अगर मैं गालिब से इंट्रोड्यूस हो पाया तो इसीलिए हो पाया क्योंकि देवनागरी में लिखी हुई एक किताब थी। तो समझ में तो कुछ नहीं आया था उस वक्त। हाँ, ये फिर भी वो जो शब्द होंगे वो तो उर्दू के ही शब्द, भारी भरकम। हाँ, बड़े भारी। मैं तो लोगों से अक्सर कहता हूँ कि जो पहला ही जो शेर है, नक्श फरियादी है जिसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पैकर तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। इसका मतलब कौन बच्चा समझेगा? मुझे सिर्फ कागज और वो तस्वीर ही समझ में आया, और तो उसके आगे सोचिए आप। लेकिन ये 7 साल में जी, एक चीज हमेशा है, लेकिन जो बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग अभी इंडोथाई न्यूज के जरिए हमें सुन रहे हैं जी, अच्छी किताबें जो होती हैं, जो रिच लिटरेचर है, वो हमेशा आपको पहले डराता है। तो आप डरिए मत, उसके साथ दोस्ती बनाइए। कोई भी चीज, वो चाहे वाल्मीकि के रामायण हो, वो तुलसी का रामचरितमानस हो, वो जयसी की पद्मावत हो, वो दीवाने गालिब हो, वो मीर का दीवान हो, शुरू के कुछ पन्ने आपको डराएंगे ही डराएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जो आपके सामने दुनिया खुलने वाली है वो कोई मामूली दुनिया नहीं है। इट इज नॉट पल्प फिक्शन, इट इज समथिंग ह्यूज। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें अपने आप को। तो डराने का मतलब ये है, जैसे आप समंदर में कोई चीज फेंकें। मैं तो समंदर के शहर से आता हूँ, मुंबई से। तो समंदर का एक स्वभाव है, आप समंदर में कुछ भी फेंकें तो पलट के वापस फेंक देता है आपके पास। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि समंदर वो चीज, वो पैकेट लेके कहीं दूर अपनी गहराइयों में लेके चला जाता है और वो कभी पलट के वापस आप तक नहीं आती। तो लिटरेचर के साथ भी ऐसा ही है, आपको पहले दूर फेंकेगा, पहले आपको डराएगा। जब तक आप किनारे शैलो में रहेंगे तब तक वापस फेंकेंगे, लेकिन गहराई में जाएंगे तो आप रह जाएंगे। जिद चाहिए आपके अंदर कि इसको मैं समझूंगा, ये चीज है तो अच्छी। अब कोई ये तो नहीं कह सकता ना, देखिए उस पर तो ऑथेंटिसिटी की मोहर लगी हुई है। अब दुनिया में कोई ये तो नहीं कह सकता कि नहीं भाई वाल्मीकि रामायण ऐसे ही लिखा। नहीं, आपको पता है कि उससे सुंदर कुछ लिखा ही नहीं गया। बिल्कुल। तो फिर आपको क्या रोक रहा है उसको पढ़ने से? सिर्फ ये रोक रहा है कि पेशेंस नहीं है आप में, सब्र नहीं है आप में। आप सब्र रखें, 2 पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने रोज पढ़ें। एक दिन आप देखेंगे कि आप वाल्मीकि की अंतरात्मा तक पहुंच गए, सब कुछ समझ में आएगा। वाह, क्या बात है। तो 7 साल में गालिब हैपेंड। या फिर गालिब हैपेंड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। So writing, I wouldn't say that like blowing it out of proportion, scribbling, कुछ भी लिखना यहाँ से, तो ना मीटर सही था, ना मीटर सही था, ना तुक था उसमें कोई, ना काफी रदीफ, कुछ समझ में आता नहीं था, पर लिखता था मैं। और मैं ये देखता था कि हाँ मैं कनेक्ट होता हूँ लिखता। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइटिंग। ये तब की बात भी थी और आज की बात भी है। तो ये समझ में आया कि कुछ तो तार जोड़ता है कहीं से। लिखता रहा। फिर एक जो टर्निंग पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ लाइफ में, टर्निंग पॉइंट ये आना कि नहीं अब तो फिल्मों में ही जाना है, एंड दिस हैज टू बी माय करियर, इसको प्रोफेशनली पिकअप करना है। वो हुआ 97 में। 97 में 2 घटनाएं हुई। पहली चीज तो मैं मुंतशिर हो गया जी। मनोज शुक्ला तो था जी, मनोज मुंतशिर हुआ। ये 97 में हुआ क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ज्यादा उर्दू शायरी की तरफ झुका हुआ हूँ। पढ़ता सब कुछ हूँ, दिनकर भी पढ़ रहा हूँ,
मीरा भी पढ़ रहा हूँ, रसखान भी पढ़ रहा हूँ, तुलसी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे लिखने का नेचुरल तरीका है ना, वो जो मीटरिंग है, वो मेरे अंदर उर्दू की जो पोइट्री है, जो उर्दू जिसको हम टेक्निकली अरकान बोलते हैं, या जो बहरें हैं उर्दू की, उसमें मैं ज्यादा अपने आप को व्यक्त कर पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे दुष्यंत कुमार ने व्यक्त किया, तो बहर उर्दू की है पर भाषा हिंदी है। ऐसा बहुत लोगों ने किया, बड़ी खूबी से किया। अच्छा। बलबीर सिंह रंग ने किया कि बहर उर्दू की है, भाषा हिंदी की है। तो फिर ठीक है, आपको एक पेन नेम चाहिए। अब ये पेन नेम जो है, क्या रखेंगे आप? ये वो जमाना था जब हर दूसरा शायर अपना पेन नेम सागर रख लिया करता था, बड़ा मशहूर था। हर दूसरा शायर अपना पेन नेम साहिर रख लिया करता था, बड़ा मशहूर था। मुझे अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर नजर आता था। मैंने कहा मेरा पेन नेम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में किसी का ना हो। तो ऐसा पेन नेम कहाँ मिलेगा? मिल नहीं रहा था। कोशिश चल रही थी, ये पेन नेम उठाया, वो पेन नेम उठाया, बात नहीं बन रही थी। एक दिन की बात है, 97 की, सर्दियों की बात है, दिसंबर की। मेरा स्लीपी टाउन गौरीगंज अमेठी, पूरा शहर सोया हुआ था और मैं चाय की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था। एक दूर एक जगह एक टपरी थी। टपरी पे हल्की सी वो आग सुलग रही थी, वो जो मुझे दूर से दिखाई पड़ी। मैं गया, बबलू था चाय वाला, चौक में दुकान थी वो। मैंने कहा बबलू जरा चाय बना दो। बबलू ने कहा जी बनाता हूँ। बबलू चाय बनाने लगा और मेरा ध्यान गया कि रेडियो पे मुशायरा चल रहा है। तो मैंने उससे गुजारिश की, बबलू जरा वॉल्यूम बढ़ा दो। उसने वॉल्यूम बढ़ाया तो मेरे कानों में जो पहला शेर पड़ा वो था, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मतलब अगर हम टूटे हुए हैं तो हाँ, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो वो जो एक वर्ड था मुंतशिर, उस वक्त तो चाय कुल्हड़ की खत्म होते होते मैंने ये तय कर लिया कि मनोज और मुंतशिर दोनों को साथ लगा के देखा। एक रिंग थी जी मामा जी, माँ और माँ में अलंकार। एक इलेक्ट्रिशियन था, अलंकार था। तो मैं उसी शाम मनोज मुंतशिर हो गया। वाह। और ये वही पीरियड था जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा था। दिस इज 97। 97। तो ग्रेजुएशन के दौरान एक दिन, तब एक ही ट्रेन हुआ करती थी, 2 ट्रेन थी पर दिन में एक ही ट्रेन थी जो कि गौरीगंज और इलाहाबाद को कनेक्ट करती थी। अच्छा। उसका नाम था PRL, प्रतापगढ़ रायबरेली लखनऊ, ये उस ट्रेन का नाम था। अब वो PRL जो थी वो उस वक्त 100 किलोमीटर का तकरीबन डिस्टेंस होगा, 110 किलोमीटर का, गौरीगंज से अब प्रयाग है जो, और वो डिस्टेंस कवर करती थी 5 घंटे में, 6 घंटे में, कभी कभी 8-9 घंटे 100 किलोमीटर में। Can only imagine that. या तो एक दिन मैं जा रहा था अपने गांव से इलाहाबाद, रास्ते में एक स्टेशन आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ट्रेन खराब हो गई और हमको ये बताया गया कि ट्रेन में कुछ ऐसी खराबी आ गई है, टेक्निकल ग्लिच आ गया है कि जिसको ठीक करने में हमें 2 घंटे जाएंगे। तो आप लोग 2 घंटे तक यहाँ वहां घूम लो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा भी होता था। ये आज आप सुनो तो लगता है आज के जेट एज में जहां आप 2 घंटे में कॉन्टिनेंट क्रॉस कर जाते हैं, घूम के आइए। हाँ, तो 2 घंटे देख के आइए, 2 घंटे घूम टहल लो, फिर आप 2 घंटे बाद आ जाना। तो मैं हमेशा क्या था कि अब बिल्ली जो है वो दूध की तरफ खींचती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं किताबों की दुकान ढूंढने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक बुक स्टोर था, एक बुक शॉप जो AH व्हीलर की बुक शॉप हुआ करती थी। वहां गया तो एक किताब मुझे रखी हुई मिली, प्रकाश पंडित जी की एडिट की हुई, साहिर का, उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। तो वो किताब मैंने उठाई। साहिर का नाम सुन रखा था, बहुत कुछ नहीं जानता था मैं। अच्छा। हाँ, नाम तो सुन रखा था। तो पहला पन्ना पलटा तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, जो साहिर ने लिखा था कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। कि दुनिया ने हादसों की शक्ल में और एक्सपीरियंस की शक्ल में जितना कुछ मुझे दिया है मैं सब वापस कर रहा हूं, और वही मेरी पोइट्री। तो वो बड़ी दिल पे बात लग गई। ये तो पहले पन्ने का हाल था। कवर पेज पे उसका प्राइस लिखा था, पीछे वाले लास्ट। तो वहां प्राइस देखा तो 18 रुपए। मैं कहा यार 18 रुपीज तो खर्च नहीं कर सकते। ये वो टाइम था जब हम 4 से 5 रुपए में ब्रेकफास्ट करते थे सुबह का। तो ये तय हो गया कि अगर ये 18 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 3 दिन के ब्रेकफास्ट गए। ज्यादा 4 रुपए हिसाब से तो कम से कम खराब है। हाँ, तो 5 दिन का लगभग आपका 4-5 दिन का ब्रेकफास्ट मारा गया। हाँ। तो बड़ी देर साहिर की शायरी में और मेरे पेट में जद्दोजहद चलती रही, ब्रेकफास्ट में मेरे। फिर साहिर का तो खैर उनकी फितरत है जीतना, वो जीत गए और मैंने वो 18 रुपए खर्च करके वो बुक उठा ली
वो किताब पढ़नी शुरू की, साहिर की जीवनी थी शुरू के कुछ पन्नों में, फिर नज़में पढ़नी शुरू की, ताजमहल मैंने नज़म पढ़ी और मैं पागल हो गया। जब तक मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचता, तब का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, जब तक इलाहाबाद पहुंचता तब तक मेरा जहन मुंबई पहुंच चुका था और मैंने ये तय कर लिया था कि जो इन्होंने किया है वो मुझे करना है, ये मुझे करना है, इससे कम कुछ चलेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाओ। एंड देन द यूनिवर्स कंस्पायर्ड, वाज इट इजी? No, it was never easy, but it was never tough too. I'll tell you, there is a difference. Tough कब होगा? Tough तब होगा जब आपको ये डाउट हो कि जो मैं कर रहा हूं ये होगा भी कि नहीं होगा। अगर आपको ये पता ही है मयूरी, अगर आपको ये पता है कि आप यहाँ से निकलेंगे, 1 घंटे आप वॉक करेंगे और घर पहुंच जाएंगे, तो आपको तो डेस्टिनेशन पता है जी। तो 1 घंटे का वॉक यू वुडंट माइंड कि हाँ कि खत्म हो जाएगा ये, कि पता है ना वहीं पहुंचना है। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको पता ही नहीं कि मैं 1 घंटे चलूंगी पर पता नहीं मेरा घर यहाँ है या कहीं और है। मैं भटका हुआ नहीं था, मैं बहुत ज्यादा क्लियर था इस चीज में। मुझे ये पता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती एक बड़ा राइटर बनने से। और क्यों ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था, मैं ओवर ही कह रहा हूं, ये इसलिए था क्योंकि मैं बहुत पढ़ के आया था। तो मैंने ये गलती नहीं की कि मैं सिर्फ लिखता था पढ़ता नहीं था, ये एकदम उल्टा था। मैं 2000 पन्ने पढ़ के 1 पन्ना लिखता था, तो मैं फ्लडेड था, गले तक भरा हुआ, गागर भरा होगा तभी छलकेगा जी। तो मैं ये बात हमेशा बोलता भी रहा कि पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। तो जब तक आप भर न जाओ आप छलक नहीं सकते। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम राइटर्स या फिर जो हमारा यूथ है, नहीं हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमें किसी के जैसा नहीं लिखना। सवाल किसी के जैसा लिखने का नहीं है, सवाल ये है कि आप जो भी लिखना चाहते हो आपके बेंचमार्क्स किधर हैं। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आप जो लिख रहे हो वो अच्छा है, और वोकैबुलरी तो वहीं से सीखेंगे ना। एग्जैक्टली। अगर आपने 5 स्टार में थाई करी खाई है तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ भाई थाई करी का टेस्ट इतना अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इससे बेहतर करना या ऐसा करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात। तो मेरे साथ ये था कि मेरे बेंचमार्क्स बहुत ऊपर थे। और शायरी जिसको कहते हैं, शायरी वर्ड शऊर से बनता है ना। शऊर इज व्हाट, एटिकेट। शऊर अगर आप देखें मतलब तो तमीज, तहजीब, एटिकेट, वही तो शऊर है ना। शऊर जिसके अंदर है वो शायर है और वहीं से शायरी बनती है। तो आपका शऊर डेवलप हुआ कि नहीं, आपका टेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, आपका एटिकेट डेवलप हुआ, आपके अंदर वो एटिकेट ही नहीं आया कि अच्छी पोइट्री है क्या, तो आप क्या लिखोगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरी तो परवरिश दिनकर पे हुई थी। अब यहां सवाल ये नहीं कि मैं दिनकर से अच्छा लिख लूंगा या दिनकर जैसा लिख लूंगा, लेकिन हाँ ये पता है कि दिनकर ने ये लिखा है तो यार इसके आसपास तो रहो। सही, इतना भी खराब मत लिखो कि आपको शर्म आए कि आपने कलम क्यों उठाई। और आप वैसे भी देखें तो अगर आप ह्यूमंस को देखें और आप चिंपैंजी को देखें एक, और जो लोग साइंस समझते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, कि एनाटॉमी सेम है दोनों की, कुछ बड़ा फर्क नहीं है। एक चिंपैंजी में और एक ह्यूमन में अगर आप देखेंगे तो कोई लैबोरेटरी, अगर आप लैब में रख के देखें दोनों को, तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। व्हाट डिफरेंशिएट्स देम, लाखों सालों का इवोल्यूशन लगा है। ईक्यू से भी ज्यादा, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, ईक्यू चलो वो तो एक माइंड की बात अलग हो गई। वो ये है कि चिंपैंजी जो है वो अपना थंब और इंडेक्स फिंगर मिला नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ह्यूमन मिला सकता है। तो ये लाखों सालों का इवोल्यूशन है कि आप ये दोनों फिंगर मिला सकते हो, यानी इसमें आप कलम पकड़ सकते हो। तो लाखों साल गए हैं प्रकृति को आपको इतना सिखाने में, तो ये लाखों साल का इवोल्यूशन आप वेस्ट तो मत करो। तो जब भी कलम पकड़ो कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ने वाले उनको इतना फायदा हो कि वो कुछ सीखें, कुछ जाने, नव रस में से कोई रस उन तक पहुंचे। वेस्ट मत करो आप शब्द। तो ये मेरे साथ था कि मैं जो भी लिखूंगा ठीक ही लिखूंगा। तो आपने ग्रेजुएशन किया साइंस में, तो ये आपको उर्दू और कि ये मीटर ऐसा होता है, ये सब किसने सिखाया? बिकॉज ये तो किसी मतलब बहुत ही किसी साइंस डिग्री में तो ये मुझे थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही ना कि नेचर कंस्पायर्ड, तो नेचर कंस्पायर्ड वाला ही मामला है। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको मीटर समझ में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कभी मीटर या अरकान फाइलातुन पे नहीं सीखा है, मेरे कोई उस्ताद भी नहीं रहे जिसने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है। फिर भी मैं मीटर की गलतियां कभी नहीं करता। और मीटर की गलतियां ना करने की वजह यह है क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है कि मेरे दिमाग में एक वजन है, हाँ। एक तवाजुन, एक तराजू, एक बैलेंस है। और बैलेंस इतना है कि यहां से चौथे कमरे में अगर कोई गलत शेर पढ़ रहा होगा तो मैं पकड़ लूंगा कि देखिए मयूरी वो
चौथे रूम में ना किसी ने गलत शेर पढ़ा है तो वो पकड़ लूंगा मैं। पकड़ है इतनी जी। तो ये स्किल आप डेवलप करते हो, तो ये स्किल डेवलप होती चली गई शौक से। मुझे पागलपन की हद तक पैशन था लिखने का, बाकी चीजें अट्रैक्ट होती गई मेरी तरफ। तो परिवार को जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा को लगा कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है। जब वो मुंतशिर आया तो मेरे पापा पंडित जी, पुजारी और बड़े बेचारे सीधे साधे आदमी, लेकिन सुबह से शाम तक 3 बार तो पूजा करते थे वो, 3 बार स्नान करते थे। और पुरोहित होना ये हमारा पुश्तैनी पेशा भी था। तो मेरे बाप, दादा, परदादा शादियां कराते थे, यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे। अमेठी जो रियासत थी उसके राजगुरु थे हम लोग। तो वहां कोई आए और मुंतशिर, तो मेरे पापा को तो बड़ा कल्चरल शौक लगा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पापा ये सिर्फ पेन नेम है, इससे मैं शुक्ला होना बंद नहीं हो जाता, मेरे संस्कार नहीं बदल जाते, एक सिर्फ परत ऐड हो गई है। हाँ, सिर्फ एक पेन नेम है, तो इसको आप ऐसे ही लें। तो पता नहीं उन्होंने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन एक बारे में बड़े अच्छे थे वो कि बहुत दखल नहीं दिया। वो फ्री विल में हमेशा विश्वास करते रहे कि इसको अगर लगता है कि यही ठीक है, यात्रा है, हाँ, तो फिर इसको करने देते। तो मुझे करने दिया जो मैं करना चाहता। वो भी एक कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि उन्होंने उस यात्रा को कुछ टटोला नहीं कि ठीक है आपकी ये जर्नी है, आप इसको जी करें और कंटिन्यू करें जी। ओह वाओ वाओ। तो फिर उसके बाद तो आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, फिर क्या हुआ? ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैं, अच्छा ग्रेजुएशन भी क्यों खत्म हुई, मैं तो उसके पहले ही मुंबई आना चाहता था। हाँ। लेकिन पापा ने एक बात मुझसे कही थी कि यार बस इतना कर लो कि दुनिया वाले ये ना कहें कि पंडित जी का बेटा ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया। अच्छा, तो ग्रेजुएट हो जाओ बस। हाँ। मैंने कहा अच्छा, अगर आपको यही चाहिए तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो मैंने साइंस अपना ग्रेजुएशन किया, बीएससी पूरी की। बीएससी पूरी करने के साथ ही जैसे रिजल्ट आया, ठीक ठाक से नंबर से पास हुआ था, पापा को इधर मैंने मार्कशीट दी है और मैंने कहा अब मुझे आपसे 350 रुपए चाहिए। तब 350 रुपए टिकट हुआ करता था चारबाग स्टेशन लखनऊ से दादर मुंबई तक का, तो तकरीबन 347 रुपीज पुष्पक एक्सप्रेस का। और मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे इसके अलावा। मैंने उसके अलावा उनसे ना तो ये कहा कि मुझे वहां कहाँ रहना है, कुछ कांटेक्ट नहीं था मेरे पास, कोई मुझे जानता नहीं था, बस निकल पड़े। यही तरीका ही है। वाओ। जब आप प्रोस एंड कॉन्स में बैठते हैं ना कि क्या होगा, कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। सही। तो आपको निकल पड़ना होता है। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको एक बात और बताऊं कि निकल पड़ने के पहले अपना जो सामान्य सफर है वो तो देख लो आप कि आप जो लेके निकल रहे हो वो क्या है। डू यू हैव अ बैग ऑफ एम्युनिशन ऑन योर बैक? एग्जैक्टली, कि पता लगे आपके पास एम्युनिशन है ही नहीं है कोई और आप जंग लड़ने निकल पड़े, तो फिर तो बेवकूफी है ना। बिल्कुल, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस्मत का तो कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपके पास हुनर ना हो। तो किस्मत एक सेकंड लेवल है। आप मांगते हो कि भाई मेरे पास ये है, आपके पास सामान है, आपको बेचने के लिए बाजार चाहिए। आप कौन सी बाजार ढूंढ रहे हो जब सामान ही नहीं है? बाजार मिल भी गई तो क्या करोगे? क्या देने के लिए क्या है? देने के लिए क्या है? तो ये मुझे पता था। तो 350 रुपए जब पापा से मांगे तो उन्होंने मुझे 700 रुपए दिए, डबल। मैंने कहा अच्छा, बहुत सही। तो उन्होंने बोला हाँ, ये 350 रुपए जाने के और 350 रुपए आने के, क्योंकि तुम अगले ही दिन वापस आओगे। तुम अच्छा, आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। ओह रियली? या ये तो मतलब और कमेंडेबल है फॉर योर पेरेंट्स टू लेट यू गो एंड अच्छा, क्या, कंटिन्यू प्लीज। माय मदर यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनको लगता था कि मनु ने कभी, मनु बोलते थे मुझे घर पे कि एक गिलास पानी भी कभी पिया नहीं उठा के। हाँ, और वहाँ इतना स्ट्रगल। हाँ, तो मैं लेकिन निकल पड़ा। मैंने पापा से कहा कि ये लौट के तो खैर नहीं आऊंगा, लेकिन आप दे दो वो 700 रुपये भी अच्छा ही है। तो वो 700 रुपये कुल मैंने घर से लिए। मैं दादर आ गया। मैं 19 जनवरी 1999 दादर स्टेशन पे 8 बजे के आसपास मेरी ट्रेन जब स्टेशन होती है प्लेटफॉर्म पे, और मैं बाहर निकलता हूँ। मैं छोटे से गांव का लड़का था, मैंने अपने जीवन में इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे। द काइंड ऑफ क्राउड जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे था, वो क्राउड देख के मैं पागल हो गया। और मुझे जो फीलिंग आई है वो ये थी कि एक शहर, उस शहर का एक सबब, उस सबब का एक रेलवे स्टेशन, उसका एक प्लेटफॉर्म, उसमें जब मैं डूबा जा रहा हूं, इसमें इतने लोग हैं, मैं शहर में कैसे अपनी जगह बनाऊंगा? मुझे कौन खड़ा करेगा? क्या होगा? ये डर बड़ी जोर से आया। और पापा की बात भी याद आई कि बेटा 350 रुपए और दे रहा हूं, वापस आ जाओ। लेकिन
फिर ये तो तय करके आया था हम्म, कि लौटना है नहीं, हम्म, विश्वास यही था कि हम्म, जो है मेरे पास वो अच्छा है। हम्म, तो मैं निकल गया। मेरे गांव के एक साहब थे जो महाकाली केव्स रोड में रहा करते थे, उनके बारे में मैंने सुन रखा था, पहुंचा उन तक, 1-2 दिन उन्होंने रखा, पर कोई कब तक रखता। आई वॉज बैक ऑन द पेवमेंट्स। फिर एक अच्छा खासा, तकरीबन मुझे लगता है 12 से 13 महीने फुटपाथों पे गुजरे, वाओ, भिखारियों के साथ सोते हुए। और पर अच्छे दिन थे वो, बुरे दिन नहीं थे। लोगों को लगता होगा कि बहुत खराब, बड़े स्ट्रगल के दिन थे। मैं आज सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ एक मुस्कुराहट आती है मेरे होठों पे। अच्छे लोग थे वो, भिखारी थे फॉर अ रीजन, किसी का ये एक लेग एम्पुटेटेड थी, कोई हैंडीकैप था, इस तरह से लोग थे बेचारे। पर वो दिन भर भीख मांगते और शाम को जब आते तो उनको मेरी बातें बड़ी पसंद होती। तो वो कोई समोसे लेके आ रहा है, कोई जलेबी लेके आ रहा है, तो मैं भूखा नहीं सोया। अरे वाह, जब मैं लोगों के आसरे रहा तो लोगों ने दाल चावल के लिए भी तरसा लिया। हफ्ते हफ्ते मैंने रोटी की महक नहीं जानता था मैं कि रोटी कैसी होती है, पार्ले जी बिस्किट खा के एक हफ्ता गुजार दिया करता था। लेकिन जब उन भिखारियों के बीच में आया तो वो दिन तो बड़े अच्छे थे। दे यूज्ड टू ट्रीट मी सो वेल। लगभग हर शाम ढंग से खाना खाया है। वाह, तो पता नहीं, कभी कभी देखें आप, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कौन राजा कौन भिखारी। जी बिल्कुल, तो वो भिखारी थे, वो राजा थे, और वो सो कॉल्ड लोग जिनके पास सब कुछ था। कभी कभी मेरी बीवी भी आई मेरे साथ उसके बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, 1 साल बाद। तो शादी कब हुई? ये वही तो 99 में दोनों चीजें हुई। 99 में एक तो मैंने घर छोड़ दिया मुंबई आने के लिए, और जब मैं घर छोड़ के यहाँ आ गया मुंबई, तो उधर मेरा जो प्रेम संबंध चल रहा था नीलम से, तो नीलम के घर वालों ने प्रेशर डालना शुरू किया कि अब तुम शादी कर लो। तो जनवरी में आया और मैं फेब में वापस भी चला गया कि नीलम के घर वालों से बात करके ये सेटल कर पाऊं कि भाई मुझे सीरियस हूं इसको लेकर। हाँ सीरियस हूं, और मैं तो सीरियस हूं, पर वो मुझे लेकर कितना सीरियस होंगे। कि एक लड़का क्या करता है भाई, फिल्मों में गया है, फिल्मों में क्या करने गया, हीरो बनने गया है। क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आता कि फिल्मों में गया है तो लिखने के लिए गया है, तो हीरो बनने गया। अरे क्या हीरो बनेगा। मैं लोगों को समझा समझा के थक जाता था कि मैं हीरो बनने नहीं गया हूँ, ना वो मेरा एस्पिरेशन है, ना मैंने कभी सोचा है मुझे राइटर बनना है। तो ऑफ कोर्स नोबडी टुक सीरियसली, आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम, ठीक है, हाँ, पर किसी ने सीरियसली लिया नहीं। तो नीलम के घर वालों से बातचीत जो थी वो वार्ता विफल हुई। तो ये समझ में आ गया एक ही तरीका है, भाग जाओ। तो मैं और नीलम हम भाग ली। और भाग के 2-3 महीने यहाँ वहाँ भटकते रहे। फिर नीलम भाग को के सीधे बॉम्बे नहीं, भाग के हम दोस्तों के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ रहे, क्योंकि दोनों परिवारों में तलवारें खिंच चुकी थी, नीलम की फैमिली में भी और मेरी फैमिली में भी, दोनों को नहीं चाहिए था रिश्ता। फिर किसी तरह जब सब कुछ ठीक हुआ तो मम्मी मेरी, वो जानती थी कि अब बेटा तो एक ही, और नीलम बहुत अच्छी बहू साबित हुई उनके लिए बाद में। तो वो नीलम को उन्होंने अपने पास रख लिया। अरे वाह। और मुझे बोला अब तुमने सब कुछ तो कर लिया है, अब जाओ जो करना चाहते थे वो तो करो। कब बनोगे तुम राइटर, कब हमारा सर ऊंचा होगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर मैं वापस आ गया। अच्छा। और फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। 1 साल बाद नीलम आई वहाँ जी। तो मैं बता रहा था कि कैसे कैसे दिन थे, कि उन दिनों स्ट्रगल के दिनों में जब बहुत 4-5 दिन ऐसे गुजर जाते कि हमने खाना ठीक से नहीं खाया, तो मैं और नीलम बैठ के बात करते कि एक थी फैमिली जिसको हम जानते थे कि यार वो लोग 7 बजे खाना खाते हैं, तो 7 बजे के आसपास हम उनके घर चलते हैं ऐसे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, चलो। हम पहुंचते हैं 6:30 बजे के आसपास, 7-7:30 बजे के आसपास थालियाँ लगनी शुरू होती हैं। उस फैमिली में 4 लोग थे, तो हमें लगा 6 थालियाँ लगेंगी, 4 ही लगी। और हमें कहा गया कि तो ठीक है अभी हमारा खाने का टाइम हो गया, फिर कभी आना। ओह माय गॉड। और मैं और नीलम निकले, और जब तक हम वापस अपने घर पहुंचते हम रास्ते में रोते हुए कि ये दिन आ गए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ दाल चावल अगर कोई खिला देता, इतना तो हम डिजर्व करते हैं। नीलम बहुत अच्छे घर से थी, शी वाज, उस जमाने के हिसाब से वो एक अमीर फैमिली से आती थी। मेरी भी हालत ठीक ही थी, लेकिन वही था कि जब यहाँ आ गए तो सब कुछ ऑन और ओन था, और कभी किसी से कोई मदद ली नहीं। खुददारी ऐसी थी कि जो करेंगे अपने दम पे करेंगे।
अंबर की हवा खोरियां सब भूल जाएगा, ये चांद उतर के जो मेरे कोठों तक आए, प्यासा हुआ तो क्या हुआ, खुददार बहुत हूँ, दरिया से कहो चल के मेरे होठों तक आए। वाह। क्या So that's how things proceeded. amazing. And then the first break. What is the story of that? Of the big first break? जब आपको लगा कि हाँ अब तो चलो दुकान चल जाएगी। एक दो चीजें मैं यहाँ वहाँ लिखता रहता था, जी। जहाँ भी मौका मिल गया, कभी कुछ 100 रुपए पे, कभी 200 रुपए पे, हाँ। कभी फ्री में, कभी एक चाय पे। तो ये स्ट्रगल तो चलता रहा। लेकिन मैं एक शो लिखता था, यात्रा। वो शो मिस्टर बच्चन ने देखा। अच्छा जी। एंड देन आई वाज कॉल्ड फॉर, उस वक्त केबीसी शुरू हो रहा था, तो केबीसी लिखने के लिए मुझे बुलाया गया। और वाओ, जब मैंने ये मुझे नहीं पता था कि केबीसी आपकी स्क्रिप्ट आप लिखते थे। जी 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 वाओ। जी, केबीसी मैंने 3 सीजन लिखे, 3 नहीं और ज्यादा। तो शुरुआत से सीजन 1 टू 2 सीजन 2 जी, सीजन 2 मैंने किया, सीजन 3 मैंने किया, फिर 5 के भी कुछ एपिसोड्स किए। तो शाहरुख वाला केबीसी भी मैंने किया था। अच्छा जी। तो केबीसी लिखना शुरू किया और वहां से पूरी दुनिया बदलनी शुरू हुई जी। रातों रात। बहुत डिमांड में आ गया वो टेलीविजन जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो फिल्मों के लिए गाने लिखने आया था, मुझे टेलीविजन राइटिंग में कुछ नहीं पता था। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। कंप्लीटली। बट सीखता रहा। आई वाज अ क्विक लर्नर नहीं कहूंगा, बट जिद्दी लर्नर था मैं, कि मैं कैसे नहीं सीख सकता। ऐसा थोड़ी तो है। आती है। एग्जैक्टली, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ऐसा क्या है कि ये मैं सीख नहीं सकता। और एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, और तो कोई अलग चीज है नहीं। तो टेलीविजन मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं खाली इवॉल्व हुआ, ये दो तरफा था। बात बिल्कुल सही है, बिकॉज़ केबीसी से ही टीवी चेंज होना शुरू हुआ है। कहते हैं कि मतलब जैसे बीसी और एडी होता है ना, वैसे टेलीविजन का भी एरा है, बिफोर केबीसी एंड आफ्टर केबीसी। और आप तो उस वक्त टेलीविजन में काम कर रही थी, आप इतना इन्वॉल्व थी, आपसे बेहतर कौन जानता है इसको, कि वो पूरा एक दुनिया बदलनी शुरू हुई। उस परिवर्तन का मैं हिस्सा रहा। बिल्कुल। और फिर तो एक के बाद एक इतने सारे शोज टेलीविजन पे लिखता गया। झलक दिखला जा, अच्छा, मैं कितने नाम बताऊं, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, मास्टर शेफ इंडिया, जितने भी शोज थे, रियलिटी शोज बड़े बड़े, और अवार्ड शोज, फिल्म फेयर, स्क्रीन, आईफा, ये जितने भी। तो दिन रात, मतलब मैं ऐसा था कि कभी कभी ऐसे भी वक्त आते थे कि ये सैटरडे संडे रियलिटी शोज आते थे, और सैटरडे संडे चारों चैनल्स पे, जो उस वक्त के प्राइम चैनल्स थे, सब में आपका, चारों पे मेरे शोज चल रहे होते थे। वाह। तो इतना लिखा। तो मैं टेलीविजन करता रहा, लेकिन एक चीज हमेशा होती है कि आपकी एक इनर कॉलिंग होती है। तो हमेशा इस बात की खुशी थी जब मैं सुबह सो के उठता कि हाँ ठीक है, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ दी है मैंने टेलीविजन के दम पे। लेकिन ये उदासी कभी नहीं गई कि जो करने आया था वो तो किया ही नहीं। मैं तो गाने लिखने आया था। और ऐसा नहीं कि मैं गाने लिखता नहीं रहा, 2005 ऑनवर्ड्स में गाने लिखता रहा, पर वो जैसे एक फ्लडगेट खुलना कहते हैं, एक ऐसा हिट जो पूरी दुनिया हिला के रख दे, और लिरिकल हिट। क्योंकि गाने जब हिट होते हैं, और अगर कोई गाना ऐसा है जिसमें 3 नए लोग इन्वॉल्व हैं, नया म्यूजिक डायरेक्टर, नया लिरिसिस्ट और नया सिंगर, तो 90% टाइम्स उसका सारा फायदा सिर्फ सिंगर को जाता है। 7% टाइम्स आप देखेंगे तो कंपोजर ले जाएगा। सिर्फ 3% चांसेस मेरे हिसाब से हैं कि कोई राइटर किसी गाने से बड़ा हो जाए। ऐसा होता नहीं है। तो एक तो बड़ा गाना, हिट गाना मिलना इतनी मुश्किल बात है, आप कैसे बनाओगे, कोई इसकी रेसिपी तो है नहीं। ये सब चलते चलते, लेकिन तब भी ये वाली हिम्मत कभी नहीं हारी मैंने। आप यकीन माने, जब मैं टेलीविजन पे रोज के सुबह से लेकर शाम तक मैं अगर खड़ा रहूं सेट पे, तो मैं 10 लाख रुपए कमा सकता था। उस टाइम पे भी मैं 6 महीने एक एक फिल्म पे काम करता, और 6 महीने के बाद का जो मेरा पेचेक आता वो होता 30,000 रुपीज माइनस टीडीएस। फिर भी मैं करता था। तो एक तरफ तो मैं सोने के भाव बिक रहा था जी, और एक तरफ ऐसा था कि जहां कौड़ियों में भी नहीं बिक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस कौड़ियों में बिकने को भी उतना ही महत्व दिया जितना सोने को। क्योंकि मुझे ये पता था कि एक दिन ऐसा होगा, आप छोड़ के तो नहीं भाग सकते। देयर इज नो ऑप्शन। ये विकल्प नहीं है। ये विकल्प ही नहीं कि अपना जो आपके पास ड्रीम है, और जिस ड्रीम को आपने चेस किया है, और आप जानते हो कि ये सही सपना है, ये गलत सपना नहीं है। मैंने रॉकेट साइंटिस्ट बनने का सपना नहीं देखा था। मैंने ये सपना नहीं देखा था कि कल मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं। तो मैंने सपना अपनी स्ट्रेंथ पे देखा था। तो वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तो होगा ही।
ऐसे ही चलते चलाते मेरी 9वीं फिल्म थी एक विलन, ओह 2014, और मेरा 40वां गाना था गलियां। तो इसके पहले 40 रिलीज्ड गाने थे जो कि फ्लॉप गाने थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। एक दिन ऐसा होता है कि एक गीत आता है, वो चाहे रोट लाइक एनी अदर सॉन्ग, ऐसा नहीं कि मैंने गलियां पे कोई ज्यादा मेहनत कर दी थी, जी पर कनेक्ट था, वक्त था, डेस्टिनी फेवर कर रही थी, उस गाने ने पूरी दुनिया हिला दी। और बहुत अच्छा कंपोज किया और गाया था अंकित ने, लेकिन इस बार वो चमत्कार भी हो गया कि लोग पूछने लगे लिखा किसने। उसके जो वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे, तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है, वाह कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये शबनम से, खो जाएं खो ना जाएं हमसे। तो शायरी थी, तो वो शायरी की तरफ लोगों का ध्यान गया अचानक। और ये टाइम, जबकि मैं बात बता रहा हूँ, तो 2014, ये वो टाइम था जब अचानक रैप म्यूजिक बहुत जोर शोर से आया था इंडस्ट्री में, और अच्छा म्यूजिक है, वो अपनी एक अलग विधा है, उसका अपना सम्मान है बिल्कुल। लेकिन उस वक्त अचानक मेलोडी और शायराना गाने वो बहुत कम हो गए, बहुत कम। क्योंकि हनी सिंह का वो प्राइम था, वो जिस जबकि बात आज दिन है सानी सानी आज ब्लू है पानी, ये वो वाला टाइम था, हर गाना हनी सिंह का। और चार्ट शीला की जवानी वो तो खैर आई थिंक दैट वाज अर्लियर, बट या आई गेट इट। हाँ बिल्कुल, चार्ट्स हिला रहा है, ये वो टाइम था। उसमें कोई शायरी करे, पर मुझे ये बात पता थी कि शायरी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, और सही तरीका यही है। लॉन्ग रन में जब गिनती होगी ना, जब हिसाब होगा कयामत के दिन, तो हिसाब में यही आएगा कि भाई जो गाने अच्छे लिखे गए थे वो ये उनको हैं। यहाँ लाइए। हाँ। तो मैं इस बात से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो अभी सोशल मीडिया के जमाने में है लोगों के पास, कि आपने रील बनाई डाल दिया, उस पर लाइक्स आप गिनने बैठ जाते हैं, इतने लाइक्स है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचिए, इससे खराब दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और मैं सोशल मीडिया को खराब नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो पेशेंस है, कोई भी बड़ी चीज़ क्रिएट करने के लिए आपके अंदर जो धैर्य चाहिए, वो धैर्य कहाँ से आएगा? अगर आप ये सोचते हैं कि आपने रील बनाई, आपने पोस्ट डाली, उस पर लाइक्स और व्यूज आप गिनने लगे, तरीका तो ये है कि आप करते जाएं। वो जो कविता का समुद्र है, उसमें आप अपने हिस्से की रेत डालते जाएं। कोई तो ऐसा दिन आएगा सदियों में, युगों में, जब उस समंदर में आपके नाम की लहर आएगी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। वो लहर आती तो है। 2014 में वो लहर मेरे नाम की आई। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो ये था कि मैं गिन नहीं सकता था कि कितने गाने और कितनी फिल्में मेरे पास हैं। आई लॉस्ट द काउंट। आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी कनेक्टेड विद भूषण जी, भूषण कुमार, टी सीरीज। तो हमारे साथ ऐसा शुरू हुआ कि टी सीरीज उन्हीं दिनों, म्यूजिक कंपनी तो खैर बहुत बड़ी थी वो, लेकिन वो स्टूडियो बनने के रास्ते पे भी थे, तो बहुत सारी फिल्में भूषण जी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो अचानक मेरा उनका ऐसा कनेक्ट हुआ कि जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सब मेरा है। अरे वाह, एक एक साल में 100 गाने। क्या बात कर रहे हैं। फिर बाहुबली हुई, और बाहुबली भी ऐसी थी कि मैं तो डायलॉग्स, अब तो मैं गाने लिख रहा था ना, तो डायलॉग्स तो मैंने कभी फिल्म के लिखे नहीं थे। इसके पहले मैंने रियलिटी शोज लिखे थे। चांस एनकाउंटर विद मिस्टर राजामौली, एस राजामौली, एंड ही पिक्ड मी। मैं उनसे मिलने गया, मुझे कहा गया कि पिक्चर है हमारी बाहुबली और आप उसका डायलॉग्स लिखो। मैंने कहा मुझे डायलॉग लिखने नहीं आते। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, अगर डायलॉग लिखने हैं, प्रसून जोशी इज़ वेरी गुड। मैंने भाग बिल का भाग देखी थी। मैंने कहा आप जावेद साहब से बात करें, जावेद अख्तर साहब से आप, और मैं एक दो नाम मैंने रिकमेंड किए। मैंने कहा गुलजार साहब से रिक्वेस्ट करें, उनसे अच्छा कोई नहीं लिखता। आपकी पिक्चर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा है, और मैं बहुत मामूली राइटर हूँ। मैं लिखूंगा, मैं बड़ा बेसिक लिख दूंगा, तो गाने में लिखूंगा क्योंकि वो मैं अच्छे लिखता हूँ। तो आप मुझसे प्लीज गाने लिखो, लेकिन डायलॉग्स मुझसे नहीं हो पाएंगे। Wow, you were actually rejecting. I did. Wow. So people involved with the film, they know कि मैं, क्योंकि मेरा वो एक्सपर्टीज नहीं था। लेकिन कभी कभी आपके साथ ये भी होता है कि कोई आपसे भी बड़ा होता है। आप जितना ऑनेस्ट हो रहे थे वो ठीक है, आपकी ऑनेस्टी अच्छी चीज है, पर मिस्टर राजामौली ये समझ चुके थे कि जो मैं भाषा बोलता हूँ ना, ये भाषा बाहुबली की भाषा है। तो उन्होंने एक स्माइल के साथ मेरा ये जितना भी डाउट था ये किल कर दिया कि नहीं नहीं आप ही लिखो, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो फिर क्या, मैंने लिखना शुरू किया। फिर जो हुआ वो इतिहास है। Amazing. हाँ,
अच्छा ठीक है। तो एक लास्ट कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, सो बट मनोज जी, व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी, इतना इंस्पायरिंग। मेरे जब आप कहानी सुना रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत लोग ऐसे बॉम्बे आते हैं, बहुत बच्चे बॉम्बे आते हैं, तो जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं बॉम्बे अब सपने लेकर के कि इस फिल्म जगत में या टीवी जगत में कुछ बड़ा नाम करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सपने अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं कि आपको सचमुच ये काम आता है, जिस भी आप काम के लिए आए हैं, आप एक्टर बनने आए हैं, आप डायरेक्टर बनने आए हैं, आप राइटर बनने आए हैं, अगर आपको लगता है, और कैसे लगेगा आपको, इसका बैरोमीटर क्या है? इसका बैरोमीटर बहुत सिंपल है कि अगर आप डायरेक्टर बनने आए हैं तो आप फिल्में देखें सत्यजीत रे की। अगर आप फिल्में देख रहे हैं, सत्यजीत रे की फिल्में देख रहे हैं, आप इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं, आप जेम्स कैमरून को देख रहे हैं, आप स्पीलबर्ग की फिल्में देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मैं ऐसा तो नहीं बना पाऊंगा। अगर आज मैं सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए पागल की तरह देखता था, मुझे लगा ये पोइट्री है, ये क्रिकेट है ही नहीं है। इस तरह के शॉट्स खेलना, आई वाज क्रेजी, बट डीप डाउन, और मैं अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं मीडियोकर हूं। गली क्रिकेट खेलना एक चीज है, वहां तक नहीं पहुंच सकता मैं, मेरे अंदर से ये आवाज आ गई थी। तो वो जो एक डिल्यूजनल होना है कि नहीं मैं भी कर लूंगा, आप डिल्यूजनल ना रहें, आप अपने आप को परख लें, और परखने के बाद जब आपके अंदर से आवाज आ गई कि अब आपको आता है ये काम और आप इसमें कर ले जाएंगे, तो फिर दुनिया में किसी की सुने भी ना। जहां आपको कोई आके बोले कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप बोलो नहीं हमसे हो पाएगा और हम करके दिखाएंगे। तो ये जो एक बैलेंस है, समझदारी का बैलेंस और पैशन का बैलेंस, अक्सर समझदारी और पैशन एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में देखा जाता है। ये दो अपोजिट चीजें नहीं है। जुनून और समझदारी दोनों एक साथ भी हो सकती। समझदारी ये कि क्या मैं इस काम के लायक हूं, ये जुनून सही है, और जुनून ये कि हाँ मैं इसके लायक हूं तो करके दिखाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वाह, अमेजिंग। फटे जूते पहन के आसमान पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। और सपने औकात से बड़े ही होने चाहिए। जब तक आप किसी को बताएं कि आपका ये सपना है और वो आप पे हंसे ना, तो मतलब आपने सपना नहीं देखा, फिर तो प्लान है। भाई मुझे एक पेंट हाउस लेना है, ये सपना थोड़ी है, ये तो कोई भी खरीद सकता है, इसमें क्या बड़ी चीज है। पैसे कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है, बिल्कुल। तो ये सपना नहीं हुआ पेंट हाउस। सपना ये है कि मैं एक दिन कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो मुझसे बड़ा होगा। The very purpose of art or an artist is to create something which outlives the very person who has created it. तो अगर मेरे जाने के 100 साल बाद भी लोग तेरी मिट्टी गा रहे हैं ना, तो मैंने कुछ अचीव किया। तो यही एक बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर पर अपने आप को नापें आप कि कितना कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से हम बैंकॉक में फिर मिलेंगे और फिर से तेरी मिट्टी का रंग यहाँ जमेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू डोंट नीड एनी विशेस, यू आर ऑलरेडी सोअरिंग सो हाई, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आर्ट सदियों सदियों तक जीवित रहे और सबके कानों में गूंजती रहे। थैंक यू Manoj ji. Thank you and big thanks to Indo-Thai News. They have been so warm, so cooperative. मैं जब तक पवन जी का जिक्र ना करूं बात खत्म नहीं हो सकती। Absolutely. जी, तो वो मुझे दिल्ली मिलने आए थे। हाँ. और दिल्ली मुलाकात के वक्त मैं बड़ा हमेशा स्केप्टिकल रहता हूँ। हाँ. किसी भी ऐसी मुलाकात के वक्त अगर किसी नए ऑर्गेनाइजर से मिल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मिला, प्रबुद्ध मेरा छोटा भाई है, उसने मिलाया, और मिलने के 5 मिनट के अंदर the kind of enigma that man had, पवन जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो वहीं से तय हो गया था कि ये जहां बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। We are all very lucky that he met you and कि आप यहाँ पर आज हैं, और हम लोगों ने इतनी अच्छी एक शाम एक्सपीरियंस करी जो कि बहुत बहुत मुश्किल है, जहाँ पे एक ही उस 1 घंटे में ही सारे इमोशंस एक्सपीरियंस हो जाएं। जी, ये बहुत ही रेयर है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस आई थिंक इज द मोस्ट precious thing that any human can have. So thank you so much once again, and hope to see you soon. Namaskar.